हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 5 गति के नियम लॉज ऑफ मोशन, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। आपके जो न्यूटन के तीनों लॉज हैं, यानी लॉज ऑफ मोशन, जिसके तीनों नियम हैं वो देख लेते हैं। वो भी एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का, यानी इनर्शिया, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, जड़त्व कहलाता है। अर्थात जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं आता। जड़त्व भौतिक राशि नहीं होती, यह वस्तु का आंतरिक गुण है। जड़त्व का कोई मात्रक विमान नहीं होती और जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जो समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं जिनमें से एक स्थिर व दूसरी गतिमान है, दोनों वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, क्योंकि जड़त्व का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और ये न्यूटन के गति के नियम, ये पहला नियम जड़त्व का है। जड़त्व के बारे में हमने पहले पढ़ा था, अब इसका नियम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, या जिस वेग से गति कर रही है तो उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु के त्वरण नहीं होता। न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। यह नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, इसलिए इसे जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व तीन प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जो आपके विराम का जड़त्व होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु स्वयं अपनी विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। विराम जड़त्व के कुछ उदाहरण, ये उदाहरण दे रखे हैं जड़त्व के, विराम जड़त्व के। जब कोई घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर देता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपरी हिस्से में विराम के जड़त्व के कारण होता है। बंदूक से कांच की खिड़की पर गोली दागने पर गोली खिड़की से छोटा सा छेद निकालकर पार हो जाती है, क्योंकि खिड़की का कांच स्थिर अवस्था में था और गोली लगने के बाद भी स्थिर ही रहता है। और अगला उदाहरण है गिलास पर। गिलास पर चिकना कार्डबोर्ड रखकर उस पर सिक्का रखा जाए और फिर कार्डबोर्ड को एकाएक तेजी से हटा लिया जाए, तब कार्डबोर्ड दूर गिर जाता है, जबकि सिक्का विराम के जड़त्व में होने के कारण गिलास में गिर जाता है। और अगला, किसी कंबल या दरी को डंडे से झाड़ने पर धूल के कण बाहर निकलते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि दरी को डंडा मारने पर दरी गति में आ जाती है, किंतु धूल के कण स्थिर अवस्था में ही रहने के कारण दरी से अलग हो जाते हैं। और ये अगला है, किसी पेड़ या झाड़ी को हिलाने पर फलों का गिरना, क्योंकि पेड़ को हिलाने पर पेड़ गतिशील अवस्था में आ जाता है, जबकि फल स्थिर अवस्था में रहने के कारण पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। और ये दूसरा, गति का जड़त्व, वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात एक समान वेग से गति करती हुई वस्तु उसी वेग से ही गतिमान रहती है। तो ये उदाहरण भी पूछे जाते हैं बहुत बार, गति के जड़त्व के उदाहरण। जब किसी बस या ट्रेन को अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि यात्रियों के शरीर का ऊपरी हिस्सा बस या ट्रेन के साथ गतिमान था, जो ब्रेक लगने के बाद भी गतिमान रहता है। और चलती बस या ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, क्योंकि बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति भी गतिमान रहता है और व्यक्ति के बस या ट्रेन से कूदने के बाद भी व्यक्ति गतिमान रहता है। और लंबी के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने पर प्राप्त वेग लंबी कूद लगाने के वेग से जुड़ जाता है, जिससे वह ज़्यादा दूरी तक कूद सकता है। और जो अगला है आपका दिशा का जड़त्व,
वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है। क्या होता है? वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है। अर्थात वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसी दिशा में गति करती है, जिस दिशा में गति करे उसी दिशा में गति करती रहती है। और दिशा के जड़त्व के उदाहरण, जब कोई तेजी से चलने वाली कार मुड़ती है तो कई बार पलट जाती है, क्योंकि कार जिस दिशा में गतिशील होती है उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है, जिसके कारण कार पलट जाती है। और धागे से बांधकर किसी पिंड को वृत्ताकार पथ में घुमाने पर पिंड के वेग की दिशा वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यदि पिंड को घुमाते समय धागे को काट दिया जाए तो पिंड वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है। और जो न्यूटन का दूसरा नियम है, ये भी बहुत बार हाफ ईयरली में आ चुका है, तो इसको ज़रूर याद करें। तो न्यूटन का सेकंड लॉ, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है, तथा यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। यह आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। यदि अम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तो वस्तु का रेखीय संवेग, आपको एग्जाम में आएगा कि रेखीय संवेग को समझाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। P बराबर mv। और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि वस्तु पर लगाया गया बल F वेक्टर है तो F वेक्टर इम प्रोपोर्शनल होगा dp वेक्टर बटा dt, जहाँ P क्या है? संवेग। तो यहाँ इसको हटाएंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा। K कांस्टेंट है, जहाँ पर K समानुपातिक स्थिरांक CGS या SI पद्धति में K का मान 1 होता है। और F बराबर हो जाएगा dp बटा dt। तो P बराबर mv का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, P के स्थान पर mv रखने पर F बराबर d बटा dt mv। यदि m द्रव्यमान m नियत है तो F बराबर m dv बटा dt हो जाएगा। तो आपको पता है a बराबर यानी त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो a बराबर dv बटा dt हो जाएगा। तो dv बटा dt की जगह आ जाएगा a यानी त्वरण। तो F बराबर m में, यह आपसे मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल या सूत्र का गणनात्मक परिभाषा देता है। और ये थर्ड नियम न्यूटन का थर्ड लॉ है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के लिए हमेशा एक परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। प्रकृति में हमेशा बल जोड़ों के रूप में लगते हैं, अर्थात एक अकेला विलगित बल संभव नहीं है। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगती है जिनके परिमाण समान व दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक के द्वारा भार के कारण मेज पर नीचे की ओर बल लगता है, इसे क्रिया कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पुस्तक पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल F21 तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल F12 है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। इसके उदाहरण ये तैरने की क्रिया न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्रिया। बंदूक पर भी उतने ही परिमाण का पीछे की ओर बल लगता है, प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है या दौड़ता है तो वह अपने पैर को पंजों से पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है, ये तो क्रिया हो गई। तो पृथ्वी व्यक्ति पर उतने ही परिमाण का बल आगे की ओर लगाती है, ये प्रतिक्रिया हो गई।
जब कोई व्यक्ति स्प्रिंग को हाथ से दबाता है, ये क्रिया हो गई, उतने ही परिमाण का स्प्रिंग द्वारा व्यक्ति के हाथ पर बल लगता है, ये प्रतिक्रिया हो गई। अगला, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर खींचती है, ये क्रिया होगी। तो पिंड भी पृथ्वी को उतने ही परिमाण के बल से अपनी ओर खींचता है, ये प्रतिक्रिया होगी। हालांकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण पृथ्वी का विस्थापन नगण्य होता है। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, 90 मीटर पर सेकंड चाल से गतिमान 0.04 kg सैती को कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? तो आपको मान दे रखा दिया गया, जो चीज़ें लिखनी u यानी प्रारंभिक वेग 90 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड, और आपका दूरी हो गई 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, और द्रव्यमान हो गया 0.04 kg। तो आपको गति का तीसरे समीकरण लगानी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v स्क्वायर का मान 0 और u स्क्वायर का मान 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू 0.6। तो इसको सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा a बराबर हो जाएगा, सोल्व करने के बाद आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गोली पर लगने वाला मंदन बल F बराबर m है। तो हमें a की वैल्यू ज्ञात हो गई, तो इस a की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। F बराबर 0.04 इंटू -6750 बराबर हो जाएगा आपके 270 न्यूटन। और जो आपके ये रेखीय संवेग वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली एग्जाम में आता है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। यदि कोई द्रव्यमान m की वस्तु v से गति करती है तब इसका वेग p बराबर mv होता है। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। संवेग का मात्रक क्या होता है? p बराबर mv। तो mv का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग की विमा निकालनी है तो संवेग की विमा किलोग्राम, यानी m1। m का मान है मास, l का मान है लेंथ और t का मान है टाइम। तो ये kg मीटर पर सेकंड हो गया, तो किलोग्राम का हो जाएगा m1 और मीटर का हो जाएगा l1। और जो सेकंड है, सेकंड जब नीचे है यानी बटे में है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t-1। और यदि दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं का संवेग समान है तब पहली वस्तु हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। p बराबर m1 v1 बराबर m2 v2। ये हो गया v1 बटा v2 बराबर m2 बटा m1। तो v प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1 बटा m की। यदि p नियत हो तो ये आपको ग्राफ भी बनाना है। यदि m नियत है तो p प्रोपोर्शनल v, तथा यदि v नियत है तो p प्रोपोर्शनल m। ये तीनों ग्राफ आपको बनाने हैं। और रेखीय संवेग संरक्षण नियम, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। किसी निकाय के लिए F बराबर dp बटा dt, ये हमने पहले भी देखा था। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तो F बराबर 0 हो जाएगा, तो dp बटा dt कांस्टेंट हो जाएगा, यानी p बराबर कांस्टेंट। ये भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी ज़रूर याद कर लें। तो p बराबर p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कांस्टेंट। और इसको p बराबर होता है mv। तो ये हो गया m1 v1 बटा प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी बंद निकाय के कणों का रेखीय संवेग परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उनका सदिश योग अपरिवर्तित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के समान है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किन्हीं दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण नियम p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर बराबर कांस्टेंट और m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बराबर कांस्टेंट। तो
समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों का अवकलन करेंगे m1 dv1 बटा dt प्लस m2 dv2 बटा dt बराबर हो जाएगा 0। m1 a1 वेक्टर यानी dv बटा dt का मान होता है, यानी वेग बटा समय बराबर होता है त्वरण। त्वरण को ऐसे डिनोट करते हैं, तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बराबर 0। तो आपका f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 0, यानी दोनों विपरीत दिशा में f2 वेक्टर बराबर माइनस f1 वेक्टर। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण: जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव किनारे से पीछे की ओर हटती है और दो कणों की टक्कर। इसके बारे में आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। माना दो कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, टक्कर से पहले उनका वेग u1 व u2 है तथा टक्कर के बाद वेग v1 व v2 है। ये पहले का वेग, ये बाद का वेग, टक्कर के बाद का वेग। तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यानी टक्कर के पूर्व का संवेग हो गया m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, और टक्कर के बाद का संवेग हो गया m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये दोनों बराबर हो जाएगा m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये बंदूक का प्रतिक्षेपण, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। तो जबकि बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर तथा बंदूक पीछे की ओर गति करती है, इसे बंदूक का प्रतिक्षेपण कहते हैं। माना बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M व गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है, और जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली v वेग से आगे की ओर तथा बंदूक पीछे की ओर v वेग से गति करती है। तो संवेग संरक्षण नियम से ये बंदूक है, गोली दागते हैं तो गोली तो आगे की ओर जाती है और जो बंदूक है वो पीछे की ओर आती है। तो गोली दागने से पूर्व का संवेग बराबर गोली दागने के बाद का संवेग, तो 0 बराबर mv वेक्टर प्लस कैपिटल v वेक्टर। तो कैपिटल ये वाला इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल v, यानी ये इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा माइनस mv वेक्टर। तो बंदूक प्रतिक्षेपण वेग हो जाएगा v बराबर माइनस m अपॉन कैपिटल mv वेक्टर स्मॉल v वेक्टर। तो बंदूक का द्रव्यमान जितना अधिक होगा बंदूक का प्रतिक्षेपण वेग भी उतना ही कम होगा। तो रॉकेट नोदन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो इसको भी जरूर देख के जाए, डेरिवेशन आती है पूरी। रॉकेट का प्रक्षेपण संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। रॉकेट का प्रारंभिक संवेग इसके प्रक्षेपण तल पर 0 है। जब रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है तो ईंधन जलता है, धुआं नीचे की ओर निकलता है तथा रॉकेट आगे की ओर ऊपर बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर गति करता है। माना ये रॉकेट है, माना m0 रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान है। किसी समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान m है, किसी समय t पर धुएं का वेग u तथा रॉकेट का वेग v। रॉकेट के द्रव्यमान परिवर्तन की दर ईंधन के दहन की दर के बराबर होता है, बराबर ईंधन के समाप्त होने की दर बराबर dm बटा dt। किसी रॉकेट का संपूर्ण गति के दौरान संवेग सुरक्षित रहता है, अतः किसी समय पर संवेग में परिवर्तन धुएं प्लस रॉकेट के संवेग में परिवर्तन ये 0 होता है, और dm डॉट u वेक्टर प्लस dm v वेक्टर बराबर 0 होता है। dm डॉट u वेक्टर बराबर माइनस dm v वेक्टर, और u बराबर माइनस v हो जाएगा। dm से dm कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो u बराबर माइनस v हो जाएगा।
ये रॉकेट का v प्लस डी तो वेग हो गया और m dm ये द्रव्यमान हो गया। गुरुत्व का प्रभाव नगण्य माने तो, अगर गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य माने तो ये आएगा रॉकेट का प्रणोद F बराबर dp बटा dt, और dp यानी p बराबर mv रखेंगे d mv बटा dt, तो v dm बटा dt आ जाएगा। v का समाकल v आगे आ जाएगा, तो F बराबर माइनस यू dm बटा dt, ये धुएं का वेग हो गया। और रॉकेट का त्वरण m ए बराबर माइनस यू dm बटा dt, F बराबर F के बराबर m ए होता है तो m ए रख दिया, m ए बराबर माइनस यू dm बटा dt। परिणाम के रूप में a बराबर u बटा m डॉट dm बटा dt, सेकंड समीकरण हो गया आपकी। और रॉकेट का वेग हो गया a बराबर माइनस यू एम dm बटा dt बराबर हो गया dv बटा dt बराबर माइनस यू एम dm बटा dt, ये थर्ड समीकरण हो गई। और dv बराबर माइनस यू dm अपॉन m का समाकलन करने पर इस समीकरण का समाकलन करेंगे। रॉकेट का वेग 0 से v तक होने में द्रव्यमान m 0 से m हो जाता है, तो ये हो गया समाकलन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन v से u तक dv बराबर इंटीग्रेशन m से m0 तक, यानी m0 से m तक u dm बटा m, तो ये आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से v तक, और यहाँ v कोष्ठक में बराबर माइनस u बाहर आ जाएगा u, और लिमिट आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा m0 से m तक dm अपॉन m बराबर माइनस u log m की आ जाएगी, ये लिमिट आ जाएगा m0 से m तक बराबर माइनस u log m माइनस log m0, तो ये आपका वो हो जाएगा v बराबर v माइनस 0 बराबर u log m0 माइनस log m, तो v बराबर हो जाएगा u log m0 बटा m। गुरुत्व का प्रभाव नगण्य मानने की स्थिति में रॉकेट की गति का समीकरण। गुरुत्व के प्रभाव की उपस्थिति में रॉकेट पर गुरुत्वीय बल बराबर mg नीचे कार्य करेगा, तो रॉकेट का प्रणोद हो जाएगा अब बराबर माइनस यू dm बटा dt माइनस mg। रॉकेट का त्वरण समीकरण 2 से त्वरण निकालेंगे, a बराबर u बटा m dm बटा dt माइनस g। रॉकेट का ताक्षणिक वेग समीकरण 3 से dv बटा dt बराबर माइनस u बटा m dm अपॉन dt माइनस g हो जाएगा। dv बराबर माइनस यू dm अपॉन m माइनस जी dt। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर इनका समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से v तक dv बराबर माइनस यू इंटीग्रेशन m 0 से m तक dm अपॉन m माइनस जी इंटीग्रेशन 0 से t तक dt। v की लिमिट आ जाएगी 0 से v तक बराबर माइनस यू log m, लिमिट आ जाएगी m 0 से m तक माइनस जी, t की लिमिट आ जाएगी 0 से t तक, ये माइनस 0 बराबर u माइनस यू log m माइनस log m 0 माइनस जी t माइनस 0, तो आ जाएगा v बराबर u log m0 माइनस log m माइनस जी टी। v बराबर आ जाएगा u log m0 बटा m माइनस जी टी। यही रॉकेट की गति का समीकरण है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। और ये बल के बारे में क्या दिखा, ऐसा कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे बल कहलाता है, अर्थात बल वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन कर देता है। ये स्थिति दे रखी है, ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से जो पहले हमने पढ़ा था, अब बराबर dp बटा dt बराबर dmv बटा dt, p की जगह mv रखेंगे बराबर m dv बटा dt बराबर m है, तो m है f बराबर m आ जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, m द्रव्यमान हो गया और a त्वरण हो गया। तो बल की विमा निकालनी है, यह भी एग्जाम में आता रहता है, इसको भी ज़रूर देख लें। f की विमा यानी m की विमा, तो द्रव्यमान की विमा हो जाएगा m1, और त्वरण की विमा
त्वरण की विमा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की जो L1 सेकंड स्क्वायर, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो चीज़ ये भाग में होती है वो ऊपर आने के बाद माइनस में हो जाती है, तो फिर सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर आएगा -2, t -2 हो जाएगा।